चलो आज हम देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आया है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिया था इसी सीरीज़ में, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में से जो क्वेश्चन आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन अगर चाहिए हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनों के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड। सो देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किसने दिया था। लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। यहाँ पे भी ये जो लॉ है वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। बाय द वे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये 12th स्टैंडर्ड का जो पूरा सिलेबस है उसमें बहुत सी जगह पे इनका जो भी कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है इकोनॉमिक्स में तो उसका जो है दिया गया है। तो उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया था जो 1890 में पब्लिश हुई थी। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी हम मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं या कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या कोई सर्विस खरीदने जाते हैं तब हम बेसिकली एक रैशनल कंज्यूमर का नेचर क्या होता है कि जब भी वो प्राइस कम होगी तो ही वो कोई भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा और अगर प्राइस बढ़ेगी तो वो थोड़ी कम क्वांटिटी में खरीदेगा। ओके, ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि सीजनल फ्लक्चुएशंस भी आती है, जैसे कि बारिश के टाइम पे जो सब्जियां है उसके दाम कभी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ज़्यादा या कम उस सब्ज़ी को खरीदते हैं। तो उसी तरह से है लॉ ऑफ डिमांड। तो प्राइस एंड डिमांड इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे सीखना है। क्या बताता है ये कि उनके अनुसार अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक में जो डेफिनेशन दी है लॉ ऑफ डिमांड की तो वो ये है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जब बाकी की चीज़ें, अदर थिंग्स का मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी या फिर जो भी सीजनल फ्लक्चुएशंस होती है वो सारी, तो ये सारे जो चेंजेस होते रहते हैं तो वो इक्वल, मतलब पॉपुलेशन होगा या इनकम होगा, ये सारी चीज़ें जब इक्वल होगी, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब कोई भी कमोडिटी या कोई भी चीज़ की जब प्राइस बढ़ेगी, स्मॉलर इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल इज़ दैट कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम खरीदेंगे हम और जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे। इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज डिमांड फॉर इट्स फॉल्स एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स डिमांड राइजेस, दस देयर इज इनवर्स रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन कैसा है, इनवर्स, यानी कि निगेटिव रिलेशन है। ओके, उसके बाद सिम्बॉलिकली इन्होंने क्या बोला है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज, ये जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया है कि डिमांड फंक्शन है प्राइस का, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, वेयर डी इज डिमांड फॉर कमोडिटी, एक्स इज कमोडिटी, एफ फॉर फंक्शन एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, देन एजम्पशंस, व्हाट आर सम एजम्पशन, मतलब अभी जैसे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एजम्पशंस देखे थे उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ एजम्पशंस है। व्हाट इज़ मीन बाय एजम्पशंस, तो एजम्पशंस यानी कि जो भी लॉ हमें दिया है, एजम्पशंस यानी कि क्या, जो भी लॉ हमें दिया है, एक्सप्लेन किया है, तो उसके फेवर में जो जो चीज़ें आती है वो आती है एजम्पशंस में, और उस लॉ के अपोज में जो चीज़ें आती है, मतलब जो उस लॉ के फेवर में नहीं होती है, तो वो आती है एक्सेप्शंस में। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या चीज़ें बताती है कि ये लॉ सही है, देखते हैं। कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी कि क्या, इफ लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू देखते हैं कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देन, मतलब अगर लॉ हमें ट्रू बताना है या फिर उसको प्रूफ करना है कि ये सही है तो क्या होगा कि कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब कंज्यूमर का जो इनकम है वो थ्रू आउट द स्टडी ऑफ द लॉ, मतलब जब तक ये लॉ की स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग, तो 3, 4, 5 साल जो भी है, तो अगर कंज्यूमर्स का जो इनकम लेवल है वो सेम रहे तो ही इस लॉ को हम सही है ऐसा मान सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है या अज्यूम किया है। इफ़ देर इज़ राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर एट गिवन प्राइस, मतलब अगर कुछ इनकम में चेंजेस हुए तो क्या होगा, फिर
प्राइस बढ़ी भी तो भी वो क्या करेंगे, इनकम भी बढ़ाए ना उसके साथ, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, मतलब वो लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा अगर इनकम बढ़ेगा या घटेगा तो इनकम कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी सेम चाहिए। अभी ऐसा हो सकता है क्या, बट यहाँ पे एज्यूम किया है कि जो पॉपुलेशन है वो अगर सेम रहे, मतलब क्या कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी। इट इज़ अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज, एनी चेंज इन साइज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अफेक्ट्स टोटल डिमांड फॉर प्रोडक्ट। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा तो उस प्रोडक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी लोगों की तो वो भी बढ़ेगी। ओके, मतलब प्राइस में चेंजेस हुए भी तो यहाँ पे जो हमें इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए पॉपुलेशन का कांस्टेंट होना ज़रूरी है इस लॉ को अगर प्रूफ करना है तो। प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, जैसे टी एंड कॉफ़ी है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट जो गुड्स है तो उनकी भी जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई हो सकता है। क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ी या घटी तब क्या होगा, अगर घटी तो सब्सटीट्यूट की तरफ जाएंगे लोग, मतलब इस जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ओके, तो वो जो लॉ है तो वो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्सटीट्यूट्स की भी जो प्राइसेस है वो सेम होनी चाहिए। इट इज़ अज्यूम दैट प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट रिमेन अनचेंज्ड, एनी चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट विल अफेक्ट डिमांड फॉर कमोडिटी। आगे देखते हैं प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कार एंड पेट्रोल की तरह कि उनकी भी प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई यहाँ पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कार है और पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ी है, या फिर फॉर एग्जांपल कि इरेज़र है एंड शार्पनर है, ठीक है, अगर इरेज़र की प्राइसेस बढ़ी तो लोग क्या करेंगे, जो पेंसिल है तो वो ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, ऑब्वियसली कम खरीदेंगे। और अगर कम हुई तो प्राइसेस जो पेंसिल्स है वो भी, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री की अगर प्राइसेस चेंज हुई है तो फिर डिमांड में इफ़ेक्ट होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है। तो फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो भी है उनकी प्राइसेस अगर कांस्टेंट रहे तो ही हम मान सकते हैं कि ये जो लॉ है ये सही है। क्योंकि क्या होगा, एक गुड की प्राइस में अगर जो चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, दूसरी गुड्स की जो क्वांटिटी है उस पर उसका फ़र्क दिखेगा। तो ये बोल रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, इट इज़ अज्यूम दैट कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज। कंज्यूमर ने ये अज्यूम ही नहीं करना चाहिए कि प्रोडक्ट की प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाली है या घटने वाली है, कोई भी एक्सपेक्टेशन वो नहीं रखेगा। इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस इन फ्यूचर दे मे डिमांड मोर इन प्रेजेंट इवन एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइस। ओके, तो क्या हो सकता है, अगर उसको लगा, उसने अगर ये अज्यूम किया कि फ्यूचर में जो है वो प्राइसेस बढ़ेगी या फिर जो अभी प्राइसेस है उससे ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा कि उस गुड्स को या उस कमोडिटी को अभी उसकी हाई प्राइस हो भी तो भी वो खरीदेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि फ्यूचर में ज़्यादा इससे भी बढ़ सकती है। इसलिए मतलब जैसे कि स्पेकुलेशन, जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं ना कि फ्यूचर में प्राइसेस ना बढ़े या फिर बढ़ गई तो इसलिए शुरुआत में ही लोग जो भी प्राइस है उस पर ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हुआ हाई प्राइस एंड हाई डिमांड, तो ये लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि फ्यूचर चेंजेस की जो एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। यस, अगर हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हुआ, एनी चेंज इन दिस फैक्टर विल लीड टू चेंज इन डिमांड, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लॉ है बेसिकली इस लॉ का रिलेशन प्राइस एंड जो डिमांड है उसका रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो फिर ये एजम्पशंस जो है तो वो अगर बताए गए हैं तो ये इन्वर्स रिलेशन के बारे में बताए गए हैं कि कांस्टेंट क्या क्या होना चाहिए, कहाँ पे चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब एजम्पशंस में जो दिया है वो नहीं हुआ, तो उनका रिलेशन कैसा हो जाता है, डायरेक्ट, मतलब पॉजिटिव हो जाता है, जो कि लॉ में अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो प्राइसेस भी
प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट हो जाएगा। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर इज़ नो चेंज इन पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट। अगर ये लॉ को हमें प्रूफ करना है तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज़ में भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टैक्सेशन पॉलिसीज़ चेंज हो गई तो प्राइस बढ़ेगी भी। अगर फॉर एग्जांपल टैक्स कम लगाया गवर्नमेंट ने तो प्राइस बढ़ी भी अगर किसी प्रोडक्ट की, तो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे क्योंकि टैक्स ही नहीं है। और टैक्स अगर बढ़ाया गया तो प्राइस कम भी हो गई तो टैक्स की वजह से लोग नहीं खरीदेंगे, क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे। तो कैसा है रिलेशन, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, सो हमें यहाँ पे इस लॉ में डायरेक्ट रिलेशन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए डिमांड का शेड्यूल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल प्राइस अगर 50 है तो आप एक ही क्वांटिटी खरीदते हो किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे बिस्किट हो। अगर प्राइस उसकी कम हो जाती है, 40 रुपीज़ हो जाती है तो आप 2 खरीदते हो, 30 हो जाती है तो 3 खरीदते हो, 20 तो 4 खरीदते हो, एंड अगर 10 हो जाती है तो 5 खरीदते हो, राइट। तो जैसे जैसे प्राइस कम होती गई आपकी क्वांटिटी बढ़ती गई, यही बताता है लॉ ऑफ डिमांड। अभी इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है इन्होंने और उसी के बेसिस पे डायग्राम दिया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम जब भी ग्राफ निकालेंगे ग्राफ पेपर पे तो नीचे जो है वो एक्स एक्सिस आएगा, एंड एक्स एक्सिस जो है वो क्या दिखाएगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्वांटिटी डिमांडेड दिखाएगा। मतलब जो है कि वहाँ पे क्वांटिटी में क्वांटिटी बढ़ी है या कम हुई है, ये कहाँ पे दिखाया जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में। उसके बाद है प्राइस, वाई एक्सिस में क्या दिखाया जाएगा, प्राइस, वाई एक्सिस में प्राइस दिखाई जाएगी, ओके, एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई जाएगी। तो वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमेशा याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी गलती हो सकती है कि क्वांटिटी डिमांडेड वाई एक्सिस पे एंड प्राइस जो है वो एक्स एक्सिस पे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद हमें दिखाया गया है कि एक्सेप्शंस क्या क्या है, मतलब क्या। अभी देखिए ये जो ग्राफ है, एक्सेप्शन समझने से पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है कि जैसे जैसे, मतलब ये जो हमने शेड्यूल देखा था पहले, जैसे प्राइस घटती गई वैसे क्वांटिटी बढ़ती गई, तो उसी तरह से ये डायग्राम ऐसी होनी चाहिए। और इसका डी यानी कि क्या, डिमांड कर्व, तो वो कैसा है, वो मतलब डाउनवर्ड स्लोप है। मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस घटती है तो क्वांटिटी बढ़ती है, इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड रहेगा हमेशा। ये आपको यहाँ पे बताना है एक्सप्लेनेशन देते वक्त, ओके। और इनके बीच का रिलेशन जो है वो इन्वर्स है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सेप्शंस। क्या क्या एक्सेप्शंस है। अभी एक्सेप्शंस यानी कि क्या, मैंने जैसे बताया था कि ये लॉ को एज इट इज़ ट्रू है ये प्रूफ नहीं करते, मतलब ये लॉ के अपोज में होते हैं। आप ये बोल सकते हो कि जो एक्सेप्शंस है ये उसके अपोजिट है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन दिखाते हैं। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस कंज्यूमर बाय मोर व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज। मतलब यहाँ पे कैसा है, अभी हम एक क्विक में देखते हैं कि एजम्पशंस में क्या होगा कि जब प्राइस जो है वो बढ़ेगी तब डिमांड जो है वो घटेगी, यानी कि अपोजिट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। एक्सेप्शंस में ऐसा नहीं है। एक्सेप्शंस में जब प्राइस बढ़ेगी तो भी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अभी ऐसा हो सकता है क्या, तो ये हो सकता है। देखते हैं इसके एक्सेप्शंस क्या है। तो ये है एक्सेप्शन का कर्व। यहाँ पे डायरेक्ट मतलब जो कर्व है डिमांड कर्व, तो वो अपवर्ड रहेगा। मतलब क्या, डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए अपवर्ड, प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है इसलिए, ओके। तो ये आपको ऐसे दिखाना है अगर एक्सेप्शंस पूछे जाए तो। चलते हैं एक्सेप्शंस कौन से हैं वो देखते हैं। पहला तो है गिफन्स पैराडॉक्स। व्हाट इज़ मीन बाय गिफन्स पैराडॉक्स। यहाँ पे मोस्टली इन्फीरियर गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स whose डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स। जैसे कि जो वनस्पति घी होता है या ब्रेड होता है, अगर उसकी प्राइसेस जो है वो कम भी हो जाए तो क्या हम लार्ज क्वांटिटी में उसको खरीदते हैं क्या, कभी नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना ही। एट टाइम्स डिमांड डिक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स। मतलब क्या कि उल्टा भी होता है। मतलब जैसे कि प्राइसेस अगर कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्राइसेस अगर कम हुई है इसका मतलब उस कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो क्या हुई, बढ़ गई।
तो वो अभी इस गुड्स को कंज्यूम करने की बजाय थोड़ा सा हाई क्वालिटी का गुड़ लेने को जाएगा। मतलब जो इन्फीरियर क्वालिटी उसकी थी, प्राइस कम होने की वजह से, इनकम कम था इसलिए, तो प्राइस कम होने की वजह से क्या हुआ, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई और वो दूसरी कमोडिटी पे चला जाएगा जो कि गुड क्वालिटी के है। तो इस कमोडिटी की, इन्फीरियर गुड्स की जो भी डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी। तो गिब्बन्स पैराडॉक्स ये रिलेट करता है इन्फीरियर गुड्स या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ। सर रॉबर्ट गिफन, ये गिफन्स पैराडॉक्स इसलिए बोला गया है कि रॉबर्ट गिफन ये जो इकोनॉमिस्ट थे, तो इनके नाम से ये इसको नाम दिया गया है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने दिया था। ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड, ब्रेड के साथ इन्होंने ये देखा। ही नोटेड दैट व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन, जब प्राइसेस कम होती है ब्रेड की, पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन देयर रियल इनकम और परचेसिंग पावर। अभी प्राइसेस कम हुई है तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेड का स्टॉक करते जाए घर में, ऐसा नहीं होता है। दे प्रेफर टू बाय सुपेरियर गुड लाइक मीट, अभी वो हेल्थ के लिए ब्रेड की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, मीट। ओके, दिस इज़ नोन एज गिफन्स पैराडॉक्स। तो वो थोड़ा हाई क्वालिटी के गुड्स की तरफ जाएंगे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इंस्टेड ऑफ ब्रेड। आई होप आपको गिफन्स पैराडॉक्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्राइसेस जब कम होती है तो क्यों लोग प्रेफर नहीं करते हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी का गुड। प्रेस्टीज गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स यानी कि जैसे कार है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओके, तो ये सारी चीज़ें जो आपका स्टेटस सिंबल होती है। एक्सपेंसिव गुड्स, अगर कोई नैनो कार खरीदे तो उसको मतलब उतना स्टेटस नहीं मिलेगा जितना जो एक मर्सिडीज़ खरीदेगा। ओके, ये फैक्ट है। तो एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। मतलब उसकी प्राइसेस बढ़ भी जाए तो भी वो ये नहीं देखते कि प्राइसेस कब कम होगी तब हम खरीदेंगे। नो, जितनी प्राइसेस ज़्यादा है उतना उनका स्टेटस भी ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए वो उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो प्रेस्टीज गुड्स, तो इसमें भी डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी का। उसके बाद है स्पेकुलेशन। व्हाट इज़ मीन बाय स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन जो है वो उस टाइम में जो स्पेकुलेटर है वो ये कंज्यूम करता है, ये चीज़ अज्यूम करता है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ सकती है या घट सकती है। ओके, तो अगर फ्यूचर में प्राइसेस घट सकती है ऐसा उसको लग रहा है तो वो अभी क्या करेगा, अभी प्राइसेस कम भी हो तो भी वो उसको खरीदेगा नहीं किसी भी प्रोडक्ट को। ओके, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में प्राइसेस घटने वाली हैं। और इसके उल्टा अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेगी तो अभी अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस हाई भी हो तो भी वो खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकती है। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज स्टिल फर्दर। In this case, although prices have risen today, consumer will demand more in anticipation of further rise in price. देखा कि अगर उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकती है इस कमोडिटी की तो वो अभी हाई प्राइसेस पे भी खरीदते हैं। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। कंज्यूमर्स विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर राइज। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ ऑयल, शुगर, वो स्टॉक करके रखते हैं। फिर अपने जो ग्रॉसरी शॉप वाले होते हैं ना, वो स्टॉक करके रखते हैं कि फ्यूचर में इसकी प्राइसेस बढ़ सकती है, इसलिए हम अभी जो प्राइस है चाहे वो हाई हो अभी, लेकिन हम खरीदते हैं क्योंकि अगर फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ गई तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। उसके बाद है प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन यानी कि क्या, कि अंदाज़ा लगाना। कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर बेटर क्वालिटी। उनके मन में एक बिलीफ होता है, एक वो अंदाज करते हैं क्या, कि जो भी हाई प्राइस गुड होगा वो, मतलब जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कि जैसे हाई प्राइस होगा तो ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ऐसा होता है। तो जाने तो पैसे जा रहे हैं, हाई प्राइस हमें खर्च करनी पड़ रही है, लेकिन हम ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे। तो ये एक होता है मन में। देयरफॉर डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विथ राइज इन देयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट हाई प्राइसेस। ओके, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, मर्सिडीज़, उसके बाद BMW, उसके बाद एडिडास, तो ये सारे जो ब्रांड्स है ये हाई प्राइस के होने के बाद भी कंज्यूमर उसको प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ दे थॉट दैट दे हैव हाई क्वालिटी। उसके बाद है इग्नोरेंस। अभी इग्नोरेंस, यस, इग्नोरेंस जो विलेज एरिया है वहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम, अगर आप थोड़ा सा दूर जाओ, अगर आप थोड़ा सा अदर शॉप्स में जाओ तो वहाँ पे कम मिल सकता है। नहीं, ये उन्हें पता ही नहीं होता है, या उन्होंने देखा ही नहीं होता है, कुछ पूछा ही नहीं होता है, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, या इग्नोर कर देते हैं
लिटरली वो इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको पता न होने की वजह से वो हाई प्राइस भी हो अगर तो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। Sometime due to ignorance, people buy more of commodity at high price. This may happen when consumer is ignorant about price of that commodity at other places. उसको पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट कहीं और जगह पे जाओ तो बहुत कम प्राइस में मिलेगा। ओके उसके बाद है हैबिचुअल गुड। अभी हैबिट जिस गुड का लगा है, तो आपको लगता है क्या वो हैबिट जो है वो इजीली छूट जाएगा? इसका मतलब कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस, जो भी हैबिट है जिस चीज़ का, जैसे कि टी है, तो उसकी प्राइसेस बढ़ भी जाए तो हैबिचुअल पर्सन जो है, उस जिसको टी की आदत है, तो वो ये सोचेगा कि मैं मेरा हैबिट जो है वो कम करता हूँ क्योंकि इसके प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। नो, इवन इफ देर इज़ राइज इन प्राइस ऑफ द हैबिचुअल गुड्स, पीपल बाय मोर ऑफ इट। मतलब क्या कि वो अपना जो कंजम्पशन है वो कम नहीं करते हैं, वो डिमांड करते हैं उस प्रोडक्ट को, चाहे उसकी प्राइसेस बड़ी भी हो अगर तो भी। ओके सो आई होप आपको जो लॉ ऑफ डिमांड मैंने अभी एक्सप्लेन किया अलॉन्ग विथ एक्सेप्शंस एंड एजम्पशंस के साथ, वो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कई बार वो एक्सेप्शन पूछते हैं, कभी कभी वो एजम्पशंस पूछते हैं। तो आपको उसी लॉ को शेड्यूल के साथ, ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करना है और उसके एजम्पशंस लिखने हैं अलॉन्ग विथ मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। ओके आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू द चैनल। हैव अ नाइस डे।